नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट पर जो एसएससी सीजीएल टियर 1 11 जून 2019 शिफ्ट 2 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। देखिए, जब क्लोज टेस्ट को करने की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट मेथड्स या इस तरह के कुछ गोल्डन रूल्स ढूंढने लगते हैं जो उनकी समझ को ख़त्म कर देते हैं। क्लोज टेस्ट दिया जाता है आपकी समझ को चेक करने के लिए। वहाँ पर कोई रूल, वहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली है। अगर 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्लोज टेस्ट को करना चाहते हैं तो आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपने तैयार की हैं न्यूज़पेपर या कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के, उन स्किल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाना है। ये आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है। अब देखिए, क्लोज टेस्ट में जो ब्लैंक्स होते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते कि वो वोकैबुलरी के बेसिस पर होंगे या ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होंगे। ये एक तरह का मिक्सचर होता है जहाँ पर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट चेक किए जाने हैं, जहाँ पर आपकी वोकैबुलरी चेक की जानी है कि आपने जो वोकैबुलरी अपनी तैयार की है उन वर्ड्स को, उनके फंक्शंस को आप किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, किसी स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज़ करना जानते हैं या नहीं। केवल वर्ड्स के मीनिंग जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपको, केवल वर्ड्स के मीनिंग जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। आपको ये देखना चाहिए कि वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में किस तरह से यूज़ होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसी भी वर्ड से रिलेटेड 2-4 सेंटेंस डिक्शनरी में डालकर पढ़ लें। अपनी रीडिंग स्किल्स को तैयार करें। बिना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाओगे। आप इसमें 5 ब्लैंक दी है, 5 में से 4 कर दोगे, 1 छोड़ दोगे, फिर बात वही होगी। जस्ट आपने कट ऑफ ही क्लियर किया, सिलेक्शन तक आप पहुंच ही नहीं पाए। केवल कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए, अपनी समझ को बढ़ाइए। रटने रटाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये क्लोज टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए शुरू कर लेते हैं। आयरॉनिकली द डैम्स डैट, और देखिए डैम्स के बारे में मैं आपको बता दूं, चलो अभी आगे भी डैम का जिक्र आएगा, रिजर्वोयर का जिक्र आएगा, इसमें मैं दोनों चीजें आपको क्लियर करूंगा। अभी पढ़ते हुए चलते हैं। आयरॉनिकली द डैम्स डैट वर कंस्ट्रक्टेड टू फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वोयर। यहां पर लगा हुआ है एक इन्फिनेटिव, ये लगा है 2 + V1, यानी कि जो भी वर्ब आनी है वो बेस फॉर्म में होनी है। और यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है आपको बेस फॉर्म में दिए गए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अब जो भी वर्ब यहाँ पर आनी है वो मीनिंग के हिसाब से आनी है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़कर इसके एक्चुअल मीनिंग को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या यहाँ पर लगाएंगे। और ये तो चलो सिंपल कहा जा सकता है, और भी थोड़े हार्ड कह सकते हैं, डिफिकल्ट कह सकते हैं, और डिफिकल्ट क्लोज टेस्ट भी आपको टियर 2 में दिए जा सकते हैं। आयरॉनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू डोमिनेट फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वोयर। डोमिनेट, कंट्रोल, रिड्यूस, रेजिस्ट, क्या आना चाहिए यहाँ पे? कंट्रोल आना चाहिए। डोमिनेट का मतलब ही कुछ अलग होता है, और फ्लड्स को रिड्यूस करने की, जो डैम बनाए जाते हैं वो फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। रेजिस्ट का मतलब बिल्कुल अलग होता है। रेजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज समथिंग। कोई इफेक्ट है, कोई सिचुएशन है, कोई चार्ज है, आप उसको अपोज कर रहे हैं, मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्ट का मतलब हो गया टू अपोज। यहां लिखवा देता हूं मैं। देखिए, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर लगाने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल, रिड्यूस और रेजिस्ट को लगभग सिमिलर मीनिंग में पाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग के वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। बट आयरॉनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वोयर। रिड्यूस और रेजिस्ट नहीं होता है। फ्लड्स को कंट्रोल करने की बात की जाती है। रिड्यूस का मतलब है कि कोई अगर 100% है तो उसको कम करके 90% कर दिया। क्या फ्लड्स को रिड्यूस करने के लिए डैम्स बनाए गए हैं कि फ्लड हो लेकिन ज़्यादा ना हो? हम तो यही चाहते हैं ना कि फ्लड हो ही ना, इसीलिए उनको पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए गए हैं। रेजिस्ट का मतलब मैं आपको बताने वाला था, एक अच्छी वर्ब है। रेजिस्ट ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू अपोज समथिंग या टू फाइट अगेंस्ट समथिंग। अगर आपकी शरीर को, आपकी बॉडी को
किसी वायरस ने पकड़ लिया है तो आपकी इम्यूनिटी उस वायरस के इफेक्ट को रेजिस्ट करती है, उससे फाइट करती है। इस मीनिंग में भी रेजिस्ट को लिया जा सकता है, टू फाइट अगेंस्ट समथिंग या टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग। कोई कुछ कह रहा है कि ऐसा करते हैं, उसके डिसीजन को आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, इस मीनिंग में भी रेजिस्ट को लिया जा सकता है, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग। कई बार वर्ड एक से ज्यादा मीनिंग को, एक से ज्यादा सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है, वो उसी हिसाब से उसी डोमेन में यूज किया जाता है। डोमिनेट एक वर्ड आया है आपके सामने, डोमिनेट का क्या मतलब होता है? डोमिनेट की अगर मैं बात करूं तो डोमिनेट का मतलब होता है टू हैव पावर और इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहां पर मीनिंग के हिसाब से जो सही वर्ड है कंट्रोल। फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए डैम को बनाया गया है, बट वो ट्रिगर करते हैं, कोज कर देते हैं फ्लड्स को ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वोयर। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन बना है सेडिमेंट से। सेडिमेंट्स वो सॉलिड मटेरियल होता है जो नेचुरल फ्लो के साथ आता है और कहीं एक स्पेसिफिक किसी दूसरी लोकेशन पर डिपॉजिट हो जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अवसाद। रिवर के साथ या वाटर बॉडीज के साथ फ्लो होकर जो सॉलिड मटेरियल आता है और किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर वो जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस हो गई जिस प्रोसेस के द्वारा वो सॉलिड मटेरियल फ्लड के साथ या वाटर बॉडीज के साथ या रिवर के साथ फ्लो होकर आता है और कहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। मैं आपको अलग अलग प्रकार के सेडिमेंट्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जब रिवर फ्लो होकर आती है या कोई भी वाटर फ्लो होकर आता है, कोई फ्लड्स आती है, तो इस तरह के सेडिमेंट्स लाती है। ये अलग अलग प्रकार के 6 तरह के सेडिमेंट्स हैं। इनका यूज हम अपनी दीवारों को चिरने में या अपनी बिल्डिंग को बनाने में भी कर लेते हैं। ये देखिए रॉक सेडिमेंट जिसको बोला जाता है, ये वो सेडिमेंट एक्चुअली में जो ज़्यादातर रिवर्स हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसी तरह की चीज़ें होंगी जो वो अपने साथ फ्लो करके ले आएंगी। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, रेत होता है, वो उसे बहा कर ले आती हैं। इनको कहा जाता है सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्स। फिर बात हुई है रिजर्वोयर की। रिजर्वोयर क्या होता है और डैम्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, जरा यहाँ देखिए। ये मैंने एक डैम, टिहरी डैम का फोटो यहाँ पर लगाया हुआ है। वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डैम बोला जाता है। और इसके द्वारा जिस वाटर बॉडी को बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उस वाटर बॉडी को कहते हैं रिजर्वोयर। ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को हम रिजर्वोयर कह देते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके जो क्लोज टेस्ट है उसमें रिजर्वोयर और डैम का जिक्र हुआ है। तो दोनों में क्या फर्क है? ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन दीवारों को, उन सारी चीजों को आप डैम कह देते हैं, या इसको सम्मिलित रूप से आप डैम कह सकते हैं। लेकिन ये जो वाटर बॉडी है इसको आप रिजर्वोयर कहते हैं। यहाँ पर पानी को रिजर्व किया जाता है। फिर जैसी जरूरत होती है, पानी जितना भी एक्सेस वाटर आता है हम इस रिजर्वोयर में स्टोर कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब से उतना ही पानी छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ये डैम है और यहाँ पर रिजर्वोयर है। पानी इधर से कहीं से आ रहा होगा, यहाँ पर रिजर्व हो रहा है, और जितनी जरूरत होगी हम उतने पॉइंट इसके खोल देंगे और उतना पानी रिलीज कर देंगे। ये होता है डैम और रिजर्वोयर का कॉन्सेप्ट। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ अगले सेंटेंस में? फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रावेटेड द फ्लड सिचुएशन। एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक वर्स। एग्रावेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स। कोई चीज बुरी है उसको और बुरा कर देना। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, इसीलिए इसके बाद
फ्लड सिचुएशन इसका ऑब्जेक्ट लिखा है। अब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल लगा हुआ है, द आर्टिकल यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आना है वो एक नाउन ही होना है, और चारों के चारों आपके पास नाउन लगे हुए हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है काम एंड कंट्रोल बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को रिफर करता है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट एक नाउन है, उसका मतलब होता है काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर। आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसका ऐसा बिहेवियर होगा, तो आप उसके बिहेवियर को रेस्ट्रेंट बोल सकते हैं, या उस पर्सन को आप रेस्ट्रेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर तो ये आना नहीं है, किसी बिहेवियर की, वाटर के किसी बिहेवियर की बात नहीं हो रही है द। अब अच्छा, पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ के देखिए, आपको वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझ में आएगा जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को आप यहाँ पर कन्वे करना चाह रहे हैं। द, उसके बाद ब्लैंक ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रावेटेड द फ्लड सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर हेल्प करेगी, कलेक्शन, रिलीज, लिबरेशन, और भी इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। ऑफ वाटर, प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी यहाँ पर नाउन होना है वो वाटर से रिलेटेड होना है, ये वाटर से रिलेटेड है नहीं। फ्रॉम प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी कि अरे यार ये क्या होगा, यहाँ आते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है ऑब्जेक्ट यानी कि डैम्स। अब देखो क्या क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट डैम्स लगाया है, और फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं सोर्स पॉइंट को रिफर करने के लिए, मतलब सोर्स पॉइंट है हमारा डैम। अगर ये हमारा डैम है, अगर ये हमारा डैम है, तो ये हमारा सोर्स पॉइंट है। सोर्स पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां से कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये जो वाटर की मूवमेंट है यहां से स्टार्ट हुई, मतलब मूवमेंट इससे बाहर की तरफ को होगी, बाहर की तरफ को होगी तो कोई भी चीज इससे रिलीज हो रही है, क्या आना चाहिए, रिलीज आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाया था, ये वाला वाटर का क्या हो रहा है, डैम से रिलीज हो रहा है, इसको रिलीज बोलते हैं। एक वर्ड और दिया हुआ है लिबरेशन। देखिए लिबरेशन का मतलब भी फ्रीडम, द एक्शन ऑफ सेटिंग समवन फ्री होता है, किसी को आज़ाद कर देना लिबरेशन कहते हैं। लेकिन लिबरेशन इस कंटेक्स्ट में, इस डोमेन में यूज नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जानने के साथ साथ उस डोमेन को, उस कंटेक्स्ट को भी जानने की कोशिश करो। लिबरेशन बना है लिबर्टी से। अब लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम या द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। आपका वर्ड है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब हो गया, लिबरेशन का मतलब हो गया द एक्शन ऑफ सेटिंग समवन फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, जेल से किसी को मुक्त कर देना, या कोई स्लेवरी, कोई इस तरह का कल्चर है, कोई इस तरह का बॉन्डेज है, ठीक है, स्लेवरी ईटीसी। मतलब कि सोशल डोमेन में यूज किया जाने वाला वर्ड है। सोशल कंटेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं, किसी पर्सन को जेल से मुक्त कर देना, या कोई किसी प्रकार का बंधन है उसके ऊपर आपने कोई बॉन्डेज लगा रखा है, जैसे स्लेवरी एक बॉन्डेज हुआ, करता था पहले, अब अभी भी इसको कहा जा सकता है, अब उतना नहीं है, रूल्स उतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इस सोशल कंटेक्स्ट में हम लिबर्टी को, लिबरेशन को यूज करते हैं, ना कि किसी वाटर को, आपने किसी वाटर को किसी वाटर बॉडी से आज़ाद कर दिया तो उस कंटेक्स्ट में आप लिबरेशन को यूज करेंगे, ठीक है। आगे चल लेते हैं, क्या है ये पहले ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहे ऑप्शन, प्रीपोजिशन लगानी है। द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रावेटेड द फ्लड सिचुएशन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006 थ्रो अमंग इन अलोंग। मैं इन प्रीपोजिशन के यूसेज और फंक्शन आपको बताने वाला हूं, और आप लगाना प्रीपोजिशन। देखिए थ्रो हम लगाते हैं जब हमारी कोई मूवमेंट एक साइड से दूसरी साइड को होती है। जैसे ये पार्क है, जैसे ये कोई पार्क है, आपने शहर का कोई भी पार्क समझ लो, आपने यहां से मूवमेंट स्टार्ट की, चलते गए और इधर को निकल गए, तो आप कह सकते हैं वी वॉक्ड थ्रू द पार्क, ठीक है। अलोंग लगाते हैं पैरेलल मूवमेंट को रिफर करने के लिए, यानी कि ये आपका पार्क है, इस पार्क के पैरेलली आप मूव कर गए,
आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ को निकल गए, लेकिन ये जो पार्क है इसके पैरेलल गए हम, समानांतर गए, तो आप लिख सकते हैं वी वॉक्ड अलोंग द पार्क। अमंग का यहाँ कोई सीन नहीं है, अमंग एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा यूनिट्स, दो से ज्यादा यूनिट्स इसके बाद लिखी जाती है। इन, अब देखिए इन प्रीपोजिशन अगर आप लगाते हैं तो इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है किसी बाउंडेड रीजन को रिफर करने के लिए। फिर आप पता है क्या कह रहे हैं, अगर आप लिखते हैं वी वॉक्ड इन द पार्क, अगर आप लिखते हैं तो आप पार्क को एक बाउंडेड रीजन, जिसकी एक बाउंड्री है, जिसकी एक लिमिट है, जो कि एक लिमिटेड कन्फाइंड रीजन है, उस रीजन में आपने कहीं पर वॉक कर ली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ से शुरू किया यहाँ खत्म किया, इनका मतलब है कहीं भी इस पार्क में आपने वॉक की। यह हो सकता है इस डायरेक्शन में की, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ खत्म कर दी, या हो सकता है ऐसे करके घूमते रहे इसके चारों तरफ। ठीक है, उस बाउंडेड रीजन को, जिसकी एक बाउंड्री है, उसको रिफर करने के लिए आप इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। महाराष्ट्र की और गुजरात की तो एक बाउंड्री है, एक रीजन है, एक स्पेसिफिक रीजन है। भारत के नक्शे पे आप देखोगे तो महाराष्ट्र की एक बाउंड्री है, उसके बाहर का इलाका कुछ और कहा जाता है। गुजरात की एक बाउंड्री है, बाउंडेड रीजन है। तो इन बाउंडेड रीजन को, जिनकी कोई लिमिट हो, जिनकी कोई सीमा रेखा हो, इनको रिफर करने के लिए आप लगाते हैं इन प्रीपोजिशन। ये हो गया आपका 118। 119 पर देख लेते हैं क्या है। द फ्लड्स नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। लाइफ क्या है, नाउन है, एंड कंजंक्शन से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को जोड़ा गया है, ये भी एक नाउन है। अब दोनों ये नाउन है तो यहां पर आनी चाहिए कोई वर्ब, उस वर्ब के और वर्ब भी ऐसी जो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, उस ट्रांजिटिव नेचर के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों नाउन फ्रेज। और नॉट ओनली चूंकि नाउन से पहले लगा है तो इसको ओनली को डिटर्मिनर कंसीडर कर लेंगे, नॉट को एडवर्ब कंसीडर कर लेंगे। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो भी आनी है वर्ब आनी है वो भी ट्रांजिटिव नेचर की। डिवास्टेटेड, डिवो, स्मैश, स्प्लेंडर्ड, ये चारों ही वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की लगी है। तो अब स्ट्रक्चर तो आपकी कोई हेल्प कर नहीं रही है, मीनिंग और उस वर्ड का मीनिंग किस कंटेक्स्ट में, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, डिवास्टेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, to destroy something completely, या to damage something, एक ही जैसे मीनिंग में लिख रहा हूं, सिमिलर मीनिंग है। डिवो का मतलब होता है, डिवो बोला जाएगा इसको, डिवो का मतलब होता है टू ईट हंग्रीली एंड क्विकली। कोई बहुत ज्यादा भूखा हो, आप उसके सामने लजीज खाने को रख दो, एकदम से फटाफट वो खा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंग्री है और वो बहुत जल्दी खा जाएगा उसको। तो डिवो का मतलब होता है टू ईट हंग्रीली एंड क्विकली। स्मैश का क्या मतलब होता है, स्मैश का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग टू पीसेस विद ए क्रैकिंग साउंड। किसी पत्थर को उठा के किसी शीशे की खिड़की पर मार दो तो कांच क्या हो जाता है, स्मैश हो जाता है। देखो इमेज दिखाता हूं मैं कि किस तरह की एक्शन होता है स्मैश। ये किसी बच्चे ने या किसी ने भी पत्थर उठा के मारा, ये जो विंडो है, ये जो विंडो ग्लास है, ये स्मैश हो गई। तो स्मैश का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, स्मैश का मतलब होता है टू ब्रेक टू पीसेस वायलेंटली विद अ क्रैकिंग साउंड, एक क्रैकिंग साउंड निकालते हुए, ये स्मैश का मतलब हो जाता है। फिर एक वर्ब आई है प्लेंडर। प्लेंडर के लिए ना मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा कि किस एक्शन को या किस एक्टिविटी को आप प्लेंडर कहते हैं। ये प्लेंडर मैं लिख देता हूं, यहां पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्लेंडर का मतलब होता है, प्लेंडर का मतलब होता है टू स्टील गुड्स फ्रॉम अ प्लेस forcefully in a war-like situation, or in a civil disorder,
कोई दंगा हो जाए कहीं पर, या कहीं पर कोई किसी तरह की लड़ाई हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, दुकानों में, शोरूम में घुसकर चीजों को चुरा लेते हैं। इसी एक्टिविटी को कहते हैं प्लंडर। देखो यहाँ पर ये जो चाचा है हमारे, इन्होंने फायदा उठाया और कोई जूस की या कोई बियर की बोतल ये यहाँ से उठा के ले आ रहे हैं। इस भाई ने यहाँ पर पूरा बैग भर लिया और बैग भी ले आ रहा है, एकदम नया बैग है, देखो इस पर टैग लगा हुआ है अभी ब्रांड का। तो कहने की बात यह है कि किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में, किसी भी सिविल डिसऑर्डर में जब दंगे फैल जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, दुकानों में घुसकर इधर उधर की चीजें उठाने लगते हैं, चुराने लगते हैं। इसको कहते हैं प्लंडर। यहाँ पर ये वाला इमेज देखो, चाची ने पूरी पेटी उठा ली, ये भाई साहब भी पूरी पेटी उठा के ले आ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं इनके मतलब का क्या है। यहाँ पर इस तरह से जो है, इस तरह की चोरी को प्लंडर कहा जाता है। कहाँ है आपका क्लोज टेस्ट, ये रहा। तो प्लंडर तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि फ्लड आई यहाँ पर और प्लंडर कर दिया, यहाँ पर सही वर्ड होना है डिवास्टेट। द फ्लड्स डिवास्टेटेड नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो कॉज्ड सोइल इरोजन। सोइल इरोजन मतलब मिट्टी को खिसका देना। सेडिमेंटेशन, आगे देख लेते हैं क्या आएगा ऑप्शन, ये रहे आपके सामने 120 के। सेडिमेंटेशन deprive the plains of silt, a natural fertilizer, distributed, destroyed, disabled। देखिए डिप्राइव का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कौन सा वर्ड लगाना है। यहाँ आ जाते हैं, डिप्राइव बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार सामने आता है। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब है टू प्रिवेंट अ पर्सन और place from having और using something। किसी पर्सन को या किसी प्लेस को कुछ भी हैव करने से या यूज करने से रोक देना, स्टॉप कर देना उसको। तो अगर आप देखेंगे डिप्राइव को किस तरह से यूज किया जाता है, तो जैसे मैं लिख सकता हूं, द स्टॉर्म डिप्राइव्ड द टाउन ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है। डिप्राइव जो वर्ब है वो खुद तो एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट जिसको डिप्राइव किया गया, जिसको प्रिवेंट किया गया। टाउन क्या है, एक प्लेस है, और जिस चीज से डिप्राइव किया गया उसको लिखने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। उसके बाद लिख देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो द स्टॉर्म डिप्राइव्ड द टाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसी सेंटेंस को हम पैसिव में लिख दें तो क्या आ जाएगा, द टाउन डिप्राइव्ड, वाज डिप्राइव्ड हो जाएगा इसका, वाज डिप्राइव्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओइंग टू या बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से डिप्राइव्ड वर्ब को यूज कर लेना। पैसिव में यूज होगा तो डिप्राइव्ड ऑफ आ जाएगा, एक्टिव फॉर्म में यूज होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट और फिर ऑफ प्रीपोजिशन लिखकर वो थिंग या वो कैरेक्टरिस्टिक या जो भी जिससे उसको डिप्राइव किया गया, उस पर्सन को या प्लेस को। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। क्या लिखा हुआ है, द सेडिमेंटेशन डिप्राइव द प्लेन्स ऑफ सिल्ट। यहां पर सही वर्ड हो जाना है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड द प्लेन्स ऑफ सिल्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, डिस्ट्रॉयड नहीं, डिसेबल्ड नहीं। ये तो तीनों ही वर्ड जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहे हैं, आउट ऑफ मीनिंग हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपको क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करनी है। घर पर बैठकर जो भी वर्ड्स आपके सामने आते हैं उनके फंक्शंस को देख लीजिए, किस तरह के स्ट्रक्चर में वो यूज कर लेते हैं देख लीजिए। अपनी रीडिंग स्किल्स को तैयार कीजिए। बिना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के, बिना रीडिंग स्किल्स के क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करना नामुमकिन है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।